बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लैब 6 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। और सेकंड पार्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और कैसे परफॉर्म की जाती है। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो इससे मिलता जुलता है और वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है और उसे कैसे अचीव किया जाता है और इसका क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक जस्ट लाइक मेथड होता है या एक स्पेशल मेथड आप इसे कह लें। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड और ये यूज़ किस लिए होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज इंस्टांस वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक स्पेशल मेथड है जिसे आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, ये इसमें दो तीन बातें आ गई हैं। सबसे पहले ये एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड क्यों है, नॉर्मल मेथड से इसका क्या डिफरेंस है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने स्पेशल मेथड क्यों कहा है। तो देखिए, जो जितने भी नॉर्मल मेथड्स हैं उन सब का सिंटैक्स क्या होता है कि आप कोई रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद मेथड का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस और उसकी बॉडी होती है। ये स्पेशल मेथड इसलिए है क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, और इसका नाम एग्जैक्टली वही नाम होता है जो क्लास का नाम है। मतलब इसका इज इक्वल टू क्लास नेम, की जो क्लास का नेम है वो और ये एग्जैक्टली आपस में सेम होते हैं। तो इस वजह से ये एक स्पेशल मेथड है कि नॉर्मल मेथड की तरह इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और फिर नॉर्मल मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम स्पेसिफिकली वही होगा जो क्लास का नाम है। यानी अगर आपकी क्लास है 2D की, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी, तो जो उसका कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी होगा 2D। और इस तरह आप उसकी पैरेंथेसिस बनाएंगे और इसकी सेम बॉडी होगी। ठीक हो गया। तो अब इसमें दूसरी चीज ये क्या है कि ये इनिशियलाइज करता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो तमाम इंस्टांस वेरिएबल्स हैं जो आप किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उन्हें आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कहते हैं। और किस टाइम पे, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किस टाइम पे करते हैं जनाब, उसके लिए आपको न्यू का कीवर्ड यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। फर्ज किया कि मैंने 2D का एक ऑब्जेक्ट बनाया था प्रीवियस जो हमारी लैब थी उसमें 2D स्क्वायर के नाम से ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो कैसे बना था, मैंने न्यू का कीवर्ड यूज किया था और उसके बाद मैंने क्लास का नाम लिखा था 2D और उसके पैरेंथेसिस लिख दिए थे। अब इसमें ये जो न्यू का कीवर्ड है ये तो यूज होता है हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट करने के लिए कि कितनी मेमोरी चाहिए ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है 2D का उसको स्टोर करने के लिए। और ये जो 2D है ये क्लास का नाम है और इसके साथ जो पैरेंथेसिस हैं इसे आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर, कि ये आपका कंस्ट्रक्टर है। और इसको यूज जब आपने किया है तो जो 2D के अंदर जितने भी आपके पैरामीटर्स थे उनको आपने डिफॉल्ट वैल्यूज पे इनिशियलाइज करवा दिया है। वो डिफॉल्ट वैल्यूज आप खुद से सेट भी कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती हैं, जिस तरह इंटीजर के लिए 0 है तो जिस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर कोई इंटीजर होगा इंस्टांस वेरिएबल तो वो 0 पे सेट हो जाएगा, तो डबल होगा तो वो 0.0 पे सेट हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर आपके पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास एम्पटी कंस्ट्रक्टर, जिस तरह ये आपके सामने बना हुआ था, और एक आपके पास होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना एक आपके पास होते हैं। फर्क क्या है दोनों में, जो एम्पटी कंस्ट्रक्टर होते हैं
वो कोई भी इनपुट आपसे नहीं लेते और ऑब्जेक्ट्स को डिफॉल्ट वैल्यूज पे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवा देते हैं। अगर मैं इसी 2D क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा कि मैं बनाऊंगा पब्लिक क्लास 2D, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में की थी। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, एंड लेंथ के नाम से और दूसरा बनाया था एंड विड्थ के नाम से। अभी देखें हमने इनको इनिशियलाइज नहीं किया, हमने जस्ट इनको डिक्लेयर किया है। अब जिस टाइम पे हम यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक 2D और ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, तो अब जिस टाइम पे भी ये कॉल होगा, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं इनको मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उस पर इनिशियलाइज करवा दिया जाएगा। मतलब लेंथ के लिए चूंकि ये इंटीजर है तो लेंथ वाले वेरिएबल में 0 स्टोर हो जाएगा और विड्थ वाले वेरिएबल में भी 0 स्टोर हो जाएगा। लेकिन किस टाइम होगा, जिस टाइम पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फर्ज किया आप चाहते हैं कि भाई जिस टाइम पे भी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो यहाँ 0 की जगह पे कोई और वैल्यू आए, जिस तरह आप कहते हैं कि यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे भी 6 आ जाए, मतलब ये 6 लेंथ और विड्थ पे आए, तो फिर आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर इनकी वैल्यू सेट कर देते हैं कि भाई लेंथ को आप 6 रख दें, विड्थ को भी 6 रख दें। अब इस केस में क्या है कि जब भी ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को यूज करके तो लेंथ और विड्थ की जगह पे ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा 0 की जगह पे। ठीक है, इस वजह से आप जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं इनको नॉर्मली डिक्लेयर कर देते हैं, अगर ना भी इनिशियलाइज करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज पे इनिशियलाइज हो जाते हैं। और ये जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है ये आपके हर एक जितने भी आपकी क्लासेस बनती हैं उन सब का पार्ट होता है, अनलेस कि आपने कोई और कंस्ट्रक्टर नहीं बना दिया। अगर आपने कोई और कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो वो वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना कंपाइलर यूज करेगा, यानी कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अदरवाइज अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर खुद से इस कंस्ट्रक्टर को ऐड कर देते हैं कोड के अंदर। ठीक है, ताकि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाए इस एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को यूज करके तो आप इजीली बना सकें, कोई इशू ना है आपको। तो ये तो हो गया एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। अब हम बात करते हैं इसकी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसी ये जो एग्जांपल थी इसके केस में कैसे बनेगा। तो देखें आपके पास सेम वही है कि पब्लिक क्लास 2D, इसके अंदर आपके पास दो फील्ड हैं, एंड लेंथ और दूसरी है आपके पास विड्थ। अब उसके बाद आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं, कौन सा वाला, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पब्लिक 2D, और यहाँ पे इस यूजर से इनपुट ले लें, आपकी मर्जी है, आप 2 इनपुट्स लें, 1 इनपुट लें, और जो भी इनपुट लें उसको कोरस्पॉन्डिंग इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दें। उसे आप यूजर से कह लें कि भाई आप हमें कोई इनपुट दे दें, इंटीजर टाइप की 2 इनपुट्स दे दें। ठीक है, और ये जो इनपुट्स हैं आप इन्हें इनिशियलाइज कर दें कि आप कहें कि जो पहली इनपुट आपने दी है वो उसकी वैल्यू लेंथ में इंस्टॉल कर दे या असाइन कर दे, और जो दूसरी आपने इनपुट दी है उसकी वैल्यू विड्थ को असाइन कर दे। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। अब अगर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप नॉर्मली सिंपल न्यू 2D करके नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसे कहा है कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप इसे 2 इनपुट्स देंगे, तो अब आपको ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसे 2 इनपुट्स देनी पड़ेंगी। फर्ज किया 5 4 आपने दे दी, तो अब क्या होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये यहाँ पे आएगा, देखेगा 2D नाम का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और 2 इंटीजर उसको पास हो गए। ठीक है, ये 2 इंटीजर इसको पास हो गए, और इसके बाद ये क्या करेगा कि ये जो इंटीजर्स को वैल्यू आई थी इसकी जगह पे 5 आया है, इसकी जगह पे 4, तो ये लेंथ को 5 के इक्वल कर देगा और विड्थ को 4 के इक्वल कर देगा, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो है ना 5 और 4 स्टोर हो जाएंगी। मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट जब बनेगा उसी टाइम पे आपकी लेंथ और विड्थ की फील्ड में 5 और 4 जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। तो इस तरह आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं या उसके इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं।
तो ये तो बात होगी अभी तक कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ओवरलोडिंग की भी, कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग क्या होती है। देखें अब ये एक आपकी क्लास है, वही हम जिसकी बात कर रहे थे, पब्लिक क्लास 2D, जिसके अंदर आपके दो फील्ड्स हैं, एक लेंथ है और दूसरा विड्थ है, दोनों फील्ड्स हैं आपके। अब आपने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो इनको डिफॉल्ट वैल्यूज पे इनिशियलाइज करवाता है। पब्लिक 2D, इस कंस्ट्रक्टर को आप कह देंगे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। अब एक और कंस्ट्रक्टर इसके अंदर आप बना दें कि जो सिर्फ लेंथ को इनिशियलाइज करवाए 2D, और आप यूजर से कोई इंट ए ले लें, कोई भी एक इनपुट ले लें इंटीजर टाइप की, और कह दें कि लेंथ इसके इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू ए। फिर एक और कंस्ट्रक्टर बना दें पब्लिक 2D, और यूजर से दो इनपुट्स ले लें, एक लेंथ के लिए ले लें, एक विड्थ के लिए ले लें। तो अब आप कह दें कि लेंथ इज इक्वल टू ए और विड्थ इज इक्वल टू बी, ये आप दोनों इनिशियलाइज करवा दें। अच्छा, अब अगर बल्कि अभी तक पहले यहाँ तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक चीज मैंने आपको बतानी है। अब देखें कि ये जो आपकी क्लास थी इसके अंदर कितने कंस्ट्रक्टर्स बन गए। एक कंस्ट्रक्टर ये वाला बन गया जिसका सिग्नेचर क्या है कि उसका नाम है और कोई भी इनपुट नहीं है। एक कंस्ट्रक्टर ये बन गया है जिसका सिग्नेचर क्या है कि उसका नाम है और सिंगल इंटीजर टाइप की इनपुट है। एक कंस्ट्रक्टर ये वाला बन गया है जिसके नाम है और दो इनपुट्स हैं इसके। अब आप जब इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे इस क्लास का, किसी टेस्ट क्लास के या मेन मेथड के अंदर या किसी भी जगह पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये मैं आपको इसका ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। आपने फर्ज किया कि जो मेन मेथड था आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप की एरे आपने उसको पास की। अब इसके अंदर आप 2D क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। 2D फर्ज किया कि आप चाहते हैं कि कोई भी इनपुट आप ना दें, 2D ए ऑब्जेक्ट का नाम रख दें न्यू 2D, कोई भी इनपुट दिए बगैर आपने ऑब्जेक्ट बना दिए। तो इस केस में क्या होगा, लेंथ और विड्थ में क्या स्टोर होगा, 0 और 0, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करवाई, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज आपने जो है ना इनिशियलाइज करवा दी हैं। अब इस केस में क्या होगा, 2D B इज इक्वल टू न्यू 2D, और यहाँ पे आप दे दें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। अब इस केस में क्या होगा कि आपकी लेंथ जो है उसकी वैल्यू 4 सेट हो जाएगी, जबकि विड्थ आपकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 पे सेट हो जाएगी। और जो तीसरा केस है आपका, तीसरा एक ऑब्जेक्ट बनाए 2D C इज इक्वल टू न्यू 2D, उसे आप दो इनपुट्स दे दें 4 5। तो अब इस केस में देखें आपकी लेंथ 4 सेट हो गई है और विड्थ आपकी 5 सेट हो गई है। ठीक है, ये जिस तरह देखें। अब देखें जिस टाइम पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये दोनों लेंथ और विड्थ जो है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यूज 0 0 पे चली जाएंगे। जिस टाइम पे आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ये वाला जो स्पेशल मेथड है कंस्ट्रक्टर वाला ये कॉल होगा। आपने ये जो फॉर दिया है ये फॉर यहाँ पे पास हो जाएगा, और इस फॉर को आपने लेंथ को असाइन कर दिया है, तो इस केस में लेंथ आपकी 4 असाइन हो जाएगी जबकि विड्थ आपकी 0 ही रहेगी। और इस केस के अंदर आपने दो इंटीजर वैल्यूज इसको दे दी हैं 4 और 5, तो ए की जगह पे 4 आ जाएगा, बी की जगह पे 5 आ जाएगा, तो लेंथ के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा और विड्थ के अंदर आपका 5 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन वैल्यूज को डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। तो कंस्ट्रक्टर अगर आपके ना होते तो फिर क्या था कि एक तो आप जब ऑब्जेक्ट बनाते तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इनको लेंथ और विड्थ को सेपरेटली इनिशियलाइज करवाना पड़ता,
तो इसलिए ये तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ जावा की बात नहीं है, जितनी भी आप लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर को मस्ट कॉल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर क्या होता है कि आप क्लास का नाम लिखते हैं और उसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरेंथेसिस हैं उससे कोई इनपुट देते हैं कि भाई ये इनपुट है और इस नाम से आप जो है ना इसका कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाएं, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इनपुट आपने दी है वो उसकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवा दीजिए। तो इस तरह ये, जिस तरह इस केस में था आपने एक वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया, इस तरह आपने दो वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया। तो अभी देखें जिस तरह मेथड का सिग्नेचर यूनिक था, इसी तरह कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर भी यहाँ पे यूनिक है, और आप सिग्नेचर को यूनिक करके एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एक प्रोग्राम में बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपने कोई इनपुट भी नहीं दी, यहाँ पे एक इनपुट दी, यहाँ पे दो इनपुट दी, तो ये सारे के सारे आपके यूनिक सिग्नेचर थे, इस वजह से आपके कंस्ट्रक्टर सक्सेसफुली बन गए हैं। और इसी तरीके से आप ये नंबर ऑफ इनपुट्स डिफरेंट करके आपने यूनिक किया, टाइप ऑफ इनपुट डिफरेंट करके भी यूनिक कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इनपुट डिफरेंट करके भी यूनिक कर सकते हैं। तो कहने का गर्ज मतलब ये है कि आप जितने भी कंस्ट्रक्टर आप यूनिक सिग्नेचर के साथ बनाना चाहें आप एक क्लास के अंदर बना सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये जावा खुद से ऑटोमेटिकली बना देते हैं, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो अगर ये कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया है तो फिर उसके बाद ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाता। और इसी तरीके से ये जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं जिन्हें आप कोई इनपुट दे रहे हैं तो इन्हें आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और अभी इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके जेड डेवलपर के ऊपर देख लेते हैं कि क्या वाकई ये जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ वैसे ही हो रहा है या नहीं। अभी देखिए ये वही 2D वाली क्लास है और ये लेंथ और विड्थ वाली फील्ड है। अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन जिस टाइम पे हम इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं 2D a इज इक्वल टू न्यू 2D, तो ये मैंने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ इस ऑब्जेक्ट को बना लिया है। और देखिए मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, मुझे कोई एरर नहीं मिला, और मैं इसे रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक हो गया। तो अब ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया है, हमने तो बनाया ही नहीं था ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ये जब मैंने इसको ये नाम के साथ एम्प्टी पैरेंथेसिस दिए, मैंने तो नहीं बनाया था कंस्ट्रक्टर, तो ये कहाँ से आया, ये जावा ने खुद से ऐड करवा दिया और इसलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसलिए आपने बना दिया पब्लिक 2D और उसके बाद एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आपने बना दिया। तो इस केस में क्या होगा, आप देखें आपका ये सेम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और मैं इसको रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली कोड रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब आप शायद सोच रहे हो कि क्या पता ये अभी भी वही जो जावा ने बनाया था वो एग्जीक्यूट होगा, आप वाला नहीं होगा, तो आप इसके अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवा के देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाकई यही वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। प्रिंट एलन और यहाँ पे कर लें कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ये हमने जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अब आप इसे रन करेंगे, देखें ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ गया। यानी जब आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर उसके बाद जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जावा उसे नहीं बनाएगा कभी भी। अच्छा, अब अगर फर्ज किया कि यहाँ पे आपने कोई पैरामीटर इसको दिया हुआ था इंट ए, आपने यहाँ पे इसे कोई पैरामीटर दिया था, तो क्या अब आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि हमने ये पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर बना दी है, तो चूंकि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर तो हमने नहीं बनाया तो जावा शायद खुद से बना दे। तो ऐसा नहीं है, जब आपने एक कंस्ट्रक्टर भी बना दी है तो जावा अब खुद से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगी। तो अब देखिए आपको यहाँ पे एरर देगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगा वो कहेगा कि भाई इस नाम का कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं है। ये देखें ये इसने मुझे एरर दे दिया कि कंस्ट्रक्टर जो है ना ये 2D कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप, रिक्वायरमेंट इंट है और फाउंड जो है ना नो आर्गुमेंट, कि आपके कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है कि उसे इंटीजर टाइप का कोई नंबर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने उसे कुछ भी नहीं दिया और इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर आप जावा में इसमें क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यानी जब तक आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तब तक तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा, लेकिन अगर आपने कोई भी बना दिया है कंस्ट्रक्टर तो फिर जावा खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, चाहे वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है। अब नेक्स्ट ये है कि इसको कॉल कैसे करेंगे। जिस तरह आप फर्ज किया कि ये हमने एक इंटीजर इसको पास कर दी है, तो हम अब इसे कह देते हैं कि वन इनपुट कंस्ट्रक्टर कह दें कि ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसकी एक इनपुट है।
तो अब जब आप इसे कॉल करना चाहेंगे तो आपको इसे कोई ना कोई इंटीजर पास करना पड़ेगा इनपुट पे, उसके बाद ही ये कॉल होगा, वरना कॉल नहीं होगा। तो ये मैं इसे रन करूंगा तो ये देखें ये वन इनपुट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह आपकी मर्जी है कि आप टू इनपुट कंस्ट्रक्टर बना लें, पब्लिक टू डी, आप कहें इंट ए इंट बी, आपने मतलब सिग्नेचर यूनिक कर दिया। अब आप ये भी बना सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन टू इनपुट्स कंस्ट्रक्टर, ये दो इनपुट्स वाला कंस्ट्रक्टर बन गया आपके पास। अब इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे दो इनपुट्स देंगे, b इज इक्वल टू न्यू टू डी, आप इसे दो इनपुट्स देंगे, 4 5 मतलब आपने दे दिए, दो इंटीजर दे दिए। तो अब अगर जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा सिंगल इनपुट के साथ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा दो इनपुट्स के साथ तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका। तो अभी आपको रन करके मैं दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा इस केस में आपको स्क्रीन पे वन इनपुट कंस्ट्रक्टर लिखा आएगा और इस केस में टू इनपुट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये देखें वन इनपुट कंस्ट्रक्टर पहले लिखा हुआ आ गया और फिर टू इनपुट कंस्ट्रक्टर आपके सामने लिखा हुआ आ गया। तो ये जो तरीका है कि भाई आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर बना रहे हैं और उस टाइम तक आप बना सकते हैं जब तक इनका सिग्नेचर यूनिक है, तो इसको आप कहते हैं कि ये आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि आप कंस्ट्रक्टर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर फर्ज ये यहाँ पे आपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो पब्लिक टू डी, ये मतलब एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब आपको जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा टू डी सी इज इक्वल टू न्यू टू डी, ये आपने बना दिया। तो अब आपको सी के इसमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू असाइन करने के लिए अब आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा सी डॉट लेंथ इज इक्वल टू 4, सी डॉट विड्थ इज इक्वल टू 5। मतलब ये आपको बाद में पहले ऑब्जेक्ट बना के बाद में वैल्यूज देनी पड़ेंगी, जबकि इस केस के अंदर क्या है देखें 4 5 ही हमने इनिशियलाइज किया था, ये जो बी वाला है। इस केस के अंदर अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके बी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा बी के अंदर हमने ये जो दो वैल्यूज ली हैं, आप कहते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू ए और विड्थ इज इक्वल टू बी है। तो आपने क्या किया कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज करवा दिया, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपकी ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएंगी लेंथ और विड्थ के लिए, आपको बाद में स्पेशल ये दो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा है कि आप कंस्ट्रक्टर को जब ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसी टाइम पे इनिशियलाइज करवाने का आपको फ़ायदा क्या है कि आपको फिर बाद में वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज आपको फिर बाद में हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेट वैल्यू भी इनिशियलाइज करवानी पड़ती है। तो आई होप कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।